स्वागत है आपका क्रिएटिव आर्ट डिजाइन स्टूडियो में। नमस्कार, मैं हूं सुमित और इलस्ट्रेटर में हम देख रहे हैं पैकेजिंग डिजाइन। और पैकेजिंग डिजाइन को एक स्टेप और आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे एक बड़ा सा बॉक्स जो कि वजनदार चीजों को भी झेल लेता है। ऐसा बॉक्स जो कि ज्यादातर इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट के लिए या फिर ऑटो पार्ट के लिए या फिर कंप्यूटर हार्डवेयर के लिए भी यूज में लिया जाता है। इसके प्रिंटिंग के लेआउट को देखेंगे जिसमें हम देखेंगे ब्लीड, डाई लाइन और क्रीज लाइन। वीडियो को जरूर पूरा देखना क्योंकि बहुत ही इंफॉर्मेटिव होगी ये वीडियो। बहुत कुछ जानेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे आज की वीडियो में। पर उससे पहले लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना कभी ना भूलें। तो स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का। ये स्टार्ट करते हैं तो कुछ इस तरह का होगा जी आज का हमारा बॉक्स, जिसका हम लेआउट देखेंगे। ठीक है, इस तरह का जो बॉक्स होता है वो ज्यादातर हार्डवेयर के लिए यूज में लिया जाता है या फिर कंप्यूटर हार्डवेयर या फिर ऑटो पार्ट के लिए या फिर इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट के लिए, जो कि वजनदार होते हैं और थोड़े से साइज में बड़े होते हैं। साइज में बड़ा होना ही नहीं, देखिए इसमें बजट थोड़ा सा ज्यादा लगता है साइज की वजह से नहीं। साइज तो है ही, लेकिन साथ में इसमें जो मटेरियल यूज होता है वो भी काफी अच्छा मटेरियल यूज होता है, थोड़ा थिक मटेरियल यूज होता है। और साथ में प्रिंटिंग में भी थोड़ा सा बजट ज्यादा लगता है क्योंकि प्रिंट ऐसे ही नहीं प्रिंट करके दिया जाता है, उसमें प्रिंट के बाद उसको लैमिनेट भी किया जाता है। तो कई सारी चीजें हैं इसमें, तो इसका प्राइस काफी हाई हो जाता है, यानी कि बजट बहुत ज्यादा महंगा होता है इसका। तो ऐसे सस्ते प्रोडक्ट में ये बॉक्स यूज में नहीं लिया जाता है, ज्यादातर महंगे प्रोडक्ट में ही इसका यूज में लिया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसका साइज आपका क्लाइंट ही आपको देगा, तो यूं समझ लीजिए कि हमारा क्लाइंट ने हमें इस तरह का एक साइज दिया। ठीक है, आपका क्लाइंट कुछ इस तरह से भी एक साइज दे सकता है या फिर कुछ इस तरह से भी दे सकता है। ठीक है, अगर इस तरह से दे रहा हो तो समझ जाइए कि पहला विड्थ है, दूसरा हाइट है और तीसरा लेंथ है। ठीक है जी, अब विड्थ हमने लिया है 30, हाइट हमने लिया है 20 और लेंथ है जी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, यूनिट सेंटीमीटर में दिया तो हम सेंटीमीटर में ही काम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे, फाइल में जाएंगे और न्यू में मैं क्लिक कर रहा हूं। तो आ गए हम न्यू डॉक्यूमेंट में। तो सबसे पहले हमने जाना है प्रिंट में और किसी भी साइज का कोई भी एक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, नेम देना बहुत ही जरूरी है, तो नेम दे देते हैं। क्या नेम दे? इलेक्ट्रिकल बॉक्स कर देते हैं क्योंकि ज्यादातर इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट के लिए ही ये बॉक्स में यूज में लिया जाता है। यूनिट जैसे कि मैंने कहा कि सेंटीमीटर में दिया गया है हमारे क्लाइंट ने, तो सेंटीमीटर में मैं ले रहा हूँ। आर्टबोर्ड 1 रखेंगे, ब्लीड को अभी हम नहीं लेंगे बिल्कुल। एडवांस ऑप्शन में आकर CMYK के कलर ले लेंगे और रास्टर इफेक्ट में आकर 300 ppi लेना जरूरी। और थोड़ा सा नीचे आ जाए तो यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो ये लीजिए न्यू डॉक्यूमेंट हमारा क्रिएट हो गया है। तो सबसे पहले साइज ले लेते हैं। साइज मैं आपको दिखा दूं, विड्थ 30 है, हाइट 20 है। तो यहाँ मैं आपको समझा दूं कि विड्थ का मतलब चौड़ाई और हाइट का मतलब लंबाई और लेंथ का मतलब गहराई। ठीक है जी, तो 20 और 30 ये ले लेते हैं जी। तो यहाँ से रेक्टेंगल लेंगे, क्लिक करेंगे, ये साइज पूछेगा, तो 30 ले लेंगे विड्थ में और हाइट में ले लेंगे जी 20। ठीक है जी, और ये आ गया जी हमारा एक साइज। पहले मैं ये करूंगा जी, फिल को मैं खत्म कर दूंगा, स्ट्रोक में ले रहा हूँ। स्ट्रोक का जो साइज होगा वो यहाँ से मैं दिखा देता हूँ। 1 पॉइंट मैं ले रहा हूँ आपको दिखाने के लिए, लेकिन आप जब भी काम करोगे तो 0.5 में इसको जरूर रख के काम करना। ठीक है, तो साथ में मैं ये करूंगा जी, मैं इस आर्टबोर्ड को थोड़ा सा बड़ा कर लूं ताकि मेरा डिजाइन इसके अंदर आ सके। ठीक है, इसको मैं इस तरह से मैं बड़ा कर लेता हूँ, कुछ इस तरह से। ठीक है जी, अब मैं इसको उठाकर नीचे लेके आ रहा हूँ यहाँ से। अब मेरी आदत है, मैं हमेशा बॉटम से टॉप पर जाता हूँ, यानी कि इस तरह से वर्टिकल में मैं डिजाइन करता हूँ। अब जरूरी नहीं है वर्टिकल में, आप हॉरिजॉन्टल में भी डिजाइन कर सकते हो और सबका अपना अपना तरीका, अपना अपना स्टाइल होता है डिजाइन करने का। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। और ये हो गया जी हमारा विड्थ और हाइट। ठीक है,
अब लेंथ क्रिएट करते हैं जी। जैसे कि मैंने कहा कि लेंथ है जी ये वाला, ठीक है। तो लेंथ है जी हमारा 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर मैं यहाँ से ले लूंगा। देखिए एक तरीका तो यह है कि इसका डुप्लीकेट करके यू लगा दीजिए। दूसरा तरीका है, इसी को सेलेक्ट कीजिए, कंट्रोल सी से कॉपी कीजिए और कंट्रोल एफ से फ्रंट में ही पेस्ट कर दीजिए। अब रेफरेंस पॉइंट इसको रखेंगे लेफ्ट की तरफ और फ्लिप कर देंगे इसको लेफ्ट में। तो कुछ इस तरह से भी करना सही होता है। कई बार ऐसा होता है कि ज्वाइंट होता नहीं है, हम एक का डुप्लीकेट करके दूसरे के साथ ज्वाइंट करते हैं तो ज्वाइंट होता नहीं है। तो ये करना भी सही रहता है। एक काम करने के कई सारे तरीके होते हैं, देख लीजिए आपको कौन सा काम सही लगता है या किस तरह कौन सा तरीका आपको ठीक लगता है, ठीक है। अब मैं ट्रांसफॉर्म के पैनल में जा रहा हूँ और रेफरेंस पॉइंट रख रहा हूँ राइट की तरफ और विड्थ में आकर इसको 6 सेंटीमीटर में कर देता हूँ, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो मैं ये करूंगा जी, मैं इस आर्टबोर्ड को थोड़ा सा और मैं बड़ा कर दूं क्योंकि थोड़ा सा और मुझे जगह चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक स्पेस क्रिएट किया जाता है क्योंकि ये फोल्ड होके इसका एक और हिस्सा बनेगा, वो फोल्ड होके इसके अंदर आएगा। मैं दिखा देता हूँ तब आपको समझ में आएगा, ठीक है जी। यहाँ पे आपको दिख रहा है एक स्पेस, ठीक है। अभी तक हम ये जो है ये वाला पार्ट हमने क्रिएट किया है। अब इसके बाद ये स्पेस क्रिएट करेंगे और फिर अंदर जाने वाला पार्ट को हम क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ आ जाते हैं और फिर से वही करेंगे, कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल एफ से फ्रंट पे ही पेस्ट करेंगे और रेफरेंस पॉइंट लिखेंगे लेफ्ट की तरफ और इसको फ्लिप कर देंगे, ठीक है। अब इसका साइज डिपेंड करता है कि आपका किस तरह का मटेरियल है। ज्यादा थिक मटेरियल है तो ज्यादा आपको रखना पड़ेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ कितना मैं साइज रख रहा हूँ। रेफरेंस पॉइंट मैं इसका राइट की तरफ रखूंगा, विड्थ में आऊंगा, इसमें कर दूंगा 0.4 सेंटीमीटर, ठीक है जी। अब मैं जैसे कि मैंने कहा जरूरी नहीं है इतना ही साइज रहना है, इससे कम ज्यादा भी हो सकता है, डिपेंड करेगा कि आप मटेरियल कितना मोटा कितना पतला आप लगा रहे हो, ठीक है जी। उससे कम ज्यादा भी आप कर सकते हो। तो यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर दूंगा। याद रखिए कि ये जो बॉटम पार्ट है इसके अंदर जो भी चीजें जाएगा, ठीक है जी, जो भी चीजें जाएगा, क्योंकि ये बाहर की तरफ रहेगा, इसके ऊपर वाला जो पार्ट है वो फोल्ड होके अंदर की तरफ जाएगा, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूं जी, ये फोल्ड होके अंदर की तरफ आ रहा है, ठीक है। जो आ रहा है वो थोड़ा सा छोटा रहेगा, छोटा नहीं रहेगा तो टकरा जाएगा इसके साथ। तो इसके लिए बहुत छोटा भी नहीं, थोड़ा सा हम छोटा करेंगे, 0.1 सेंटीमीटर ऊपर से और 0.1 सेंटीमीटर नीचे से, ठीक है। टोटल 2.2 सेंटीमीटर हम इसको छोटा कर रहे हैं, बस थोड़ा सा हमने छोटा करना है, ठीक है जी। इतना होने के बाद जी मैं इस रेक्टेंगल का एक और डुप्लीकेट करके इसके ऊपर मैं लगा देता हूँ, कुछ इस तरह से, ठीक है। मैं थोड़ा सा जूम करके इसको बार बार आप चेक करते रहिए। देखिए कंट्रोल वाई से आप वायर फ्रेम या फिर आप चले आते हो उसमें देखने के लिए, ठीक है। इसको बार बार वायर फ्रेम में चेक करते रहिए कि ये सही चल रहा है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि इसका साइज कितना लेंगे। देखिए यहाँ पे हमने 0.1 सेंटीमीटर नीचे से और ऊपर से कम किया है, यानी कि माइनस किया है, तो इसमें भी हम करेंगे वैसा ही, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे हाइट में देखिए एक काम करने के कई सारे तरीके मैं कैसे करता हूँ। अगर प्रोफेशनली काम करना है तो -0.2 सेंटीमीटर मैं माइनस इसमें कर दूंगा, तो ये अपनी जगह बिल्कुल फिट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है जी। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब इसके ऊपर आएगा हाँ जी लॉक, एक लॉक, दो लॉक ऊपर की तरफ, दो लॉक नीचे की तरफ आएगा। अब उसको बनाने के लिए जी मैं एक रेक्टेंगल लूंगा, यूं करके मैंने एक रेक्टेंगल लिया। अब ऐसे किसी भी साइज का मत रख लेना, एक साइज डिसाइड करना है उसका। तो सबसे पहले इसका साइज लेने के लिए विड्थ में आ रहा हूं और इसमें रहूंगा 0.5 सेंटीमीटर इस तरह से, और हाइट हम ले लेंगे 4 सेंटीमीटर ले लेंगे, ठीक है जी, इस तरह से, राइट। इसको उठाकर हम लगाएंगे जी यहाँ पे। देखिए यहाँ लगाना होता है। अब ऐसे ही उठा के कहीं पे भी मत लगा देना, इसका लगाने का एक सही तरीका मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इसको पहले तो आपने ऊपर लेके आना है, यहाँ पे अलाइन करना है, या फिर अलाइन का पैनल यूज कर लीजिए। दोनों को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, इसको मास्टर करके अलाइन के पैनल में जाऊंगा और इसको टॉप अलाइन में कर दूंगा, ठीक है जी।
अब कंट्रोल आर मैं प्रेस करूंगा और यहाँ से रूलर लूंगा, रूलर लेके मैं यहाँ पे लगा दूंगा और इसको ड्रैग करते हुए शिफ्ट की प्रेस कर लीजिए और इसके साथ लगा दीजिए। देखिए ये होता है तरीका सही काम करने का, ठीक है। इसी का ही एक डुप्लीकेट करेंगे और इसको नीचे लेके जाएंगे, सेम वही करेंगे, हम इसको अलाइन कर देंगे एक दूसरे के साथ, ठीक है जी। मैं बॉटम में पहले अलाइन कर दूं और फिर ये वाला जो है गाइडलाइन जिसका काम खत्म हो गया ऊपर, उसको नीचे लेके आता हूँ और फिर इसको ड्रैग करके ऊपर लेके जाता हूँ कुछ इस तरह से, ठीक है जी। अब मैं इसको डिलीट कर दूंगा। अब इन दोनों का एक और हिस्सा आएगा जो दो ऊपर आएंगे, ठीक है। ये फोल्ड होकर अंदर की तरफ आएंगे और इसके अंदर लॉक हो जाएंगे। तो मैं क्या करूंगा, इनमें से एक को ले लेता हूँ, ये वाला लेते हैं और ऑल्ट और शिफ्ट की प्रेस करते हैं, डुप्लीकेट करेंगे और ऊपर लेके जाएंगे। थोड़ा सा इसको छोटा रखना है, 0.1 सेंटीमीटर इसको छोटा रखिए बस, उससे ज्यादा करने की आपको जरूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पे आ रहा हूँ ट्रांसफॉर्म के पैनल पे और हाइट में हम आ जाएंगे और इसको -0.1 सेंटीमीटर इसको छोटा कर देंगे, थोड़ा सा बस छोटा किया मैंने। और साथ में यहाँ से भी थोड़ा सा अंदर करेंगे 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है। 1, देखिए जब भी मैं किसी भी एंकर पॉइंट को मूव कर रहा हूँ तो वो 0.1 सेंटीमीटर मूव हो रहा है, यानी कि कीबोर्ड इंक्रीमेंट या नज को आप 0.1 सेंटीमीटर में सेट जरूर करके रखिए। उसके लिए अलग से वीडियो है नज इंक्रीमेंट के ऊपर, अगर नहीं समझ में आता है तो लिंक मैं आपको दे दूंगा, वो वीडियो देखकर आप समझ जाओगे, ठीक है। तो मैं इस एंकर पॉइंट को भी सेलेक्ट करके इसको ऊपर की तरफ मूव करूंगा तो कुछ इस तरह का हमारा एक शेप बन जाएगा, ठीक है। एक और डुप्लीकेट करके इसको मैं यहाँ पे कहीं लगा दूंगा इस तरह से। चाहो तो उसको अलाइन कर लीजिए, वैसे मुझे अलाइन की जरूरत नहीं है पर फिर भी अलाइन एक बार कर लेना चाहिए इस तरह से, ठीक है जी। दोनों को मैं अलाइन कर लूं, अगर ऊपर नीचे हो गया तो ये दिक्कत आ जाएगी और ये लॉक भी नहीं होगा। अब लॉक कैसे होगा मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले मैं इसको कंट्रोल जी से, या फिर ग्रुप नहीं करते हैं, पहले इसको डुप्लीकेट में कर लेता हूँ, फिर कंट्रोल जी से मैं ग्रुप करके और इसको फ्लिप कर देता हूँ। अब देखिए ये जो यहाँ पे लगेगा ये फोल्ड होके अंदर की तरफ जाएगा और इसके अंदर आ जाएगा, देखिए कुछ इस तरह से, ठीक है। अब इसके अंदर आना चाहिए, इसके साथ टकराना नहीं चाहिए, देखिए आराम से इसके अंदर आ जाएगा और ये लॉक हो जाएगा, ठीक है। आई होप इतना आप समझ गए होंगे। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और इन सबको सेलेक्ट करके हम पाथ फाइंडर में जाएंगे और इसको यूनाइट कर देंगे कुछ इस तरह से, राइट। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं और इसके ऊपर वाला हिस्सा, यानी कि इसके ऊपर आएगा जी हमारा बैक साइड का हिस्सा, ठीक है जी। तो बैक साइड के लिए जी मैं यहाँ पे डुप्लीकेट और करूंगा, या फिर एक काम ये कर सकते हैं कि इसी को सेलेक्ट करके कंट्रोल सी कंट्रोल एफ प्रेस करेंगे तो ये कॉपी होकर फ्रंट में ही पेस्ट हो जाएगा और ऊपर की तरफ इसका रेफरेंस पॉइंट रख के और इस तरह से हम इसको फ्लिप कर देंगे कुछ इस तरह से, ठीक है जी। अब सेलेक्ट करेंगे और मैं जा रहा हूं जी ट्रांसफॉर्म के पैनल पे, हाइट में आ जाएंगे और 6 था हमारा सेंटीमीटर। तो पहले तो मैं इसको रेफरेंस पॉइंट नीचे की तरफ लगाऊंगा ताकि ये नीचे की तरफ जाए छोटा होता हुआ, और 6 सेंटीमीटर करेंगे कुछ इस तरह से, राइट। ऑलराइट, सो इतना होने के बाद जी अब यहाँ पे भी एक हिस्सा आएगा, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक हिस्सा फोल्ड होके इसके अंदर की तरफ आता है, ठीक है। उसको कहते हैं फ्लिप लॉक या फ्लिप लॉक भी आप कह सकते हो, ठीक है जी। ये होता है जी फ्लिप लॉक। फ्लिप लॉक के लिए जी मैं इसी का ये कॉपी कर रहा हूँ, कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल एफ से फ्रंट में ही पेस्ट करूंगा और रेफरेंस पॉइंट में लगाऊंगा लेफ्ट की तरफ और इसको मैं फ्लिप कर दूंगा कुछ इस तरह से, ठीक है। अब मैं ये करूंगा जी, एक रूलर लूंगा और इसको जी मैं यहाँ पे इस जगह में, ये देखिए यहाँ पे आप चाहो तो यहाँ तक लेके आ सकते हो, ठीक है। तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा और इसको यहाँ तक ही मैं लेके आ रहा हूँ, ठीक है। ज्यादा बड़ा रखने की जरूरत नहीं, बस ये थोड़ा सा फोल्ड होके अंदर की तरफ जाता है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि यहाँ से फोल्ड होके ये अंदर की तरफ, ये जो फोल्ड होके अंदर आ रहा है यहाँ पे इसी तरह का ऐसा गैप ये पीछे की तरफ बनाता है, ठीक है। ऑलराइट, सो इतना होने के बाद जी अब देखिए ये एक दूसरे को डिस्टर्ब ना करे, इसको थोड़ा एंगल की तरफ बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं एक रेक्टेंगल लूंगा और रेक्टेंगल का जो साइज है
0.2 सेंटीमीटर बाय 0.2 सेंटीमीटर में रख लेता हूँ और ओके करूंगा। तो ये आ गया जी हमारा छोटू सा एक रेक्टेंगल। इस रेक्टेंगल का साइज, पहले साइज तो ले लिया हमने, पर इसका कलर मैं चेंज कर रहा हूँ ताकि आपको नजर आए। ठीक है जी। अब इसको यहाँ पे उठाकर ला सकते हो या फिर इसको इस तरह से अलाइन भी कर सकते हो, टॉप एंड राइट, कुछ इस तरह से। ठीक है। अब यहाँ से ले लेंगे जी रूलर, रूलर से गाइडलाइन को इस तरह से लगाएंगे, इसको हटा देंगे और डिलीट कर देंगे। अब इस रेक्टेंगल को सेलेक्ट करेंगे, पेन टूल के नीचे आपको मिल जाता है ऐड एंकर पॉइंट टूल, इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे एक एंकर पॉइंट को ऐड कर देंगे। ठीक है। एक एंकर पॉइंट हमने यहाँ पे भी लगाना है, एक एंकर पॉइंट यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है। ये एंकर पॉइंट हमारा सेलेक्ट है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेंगे और ऊपर की तरफ आ जाते हैं। ये वाला जो एंकर पॉइंट है इसको भी हमने शिफ्ट की प्रेस करते हुए सेलेक्ट करना है। अब इसको 0.2 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ करना है, 1 और 2। ठीक है जी, ऐसे। अब यहाँ पे भी सेम वही करना है, पहले ये वाला एंकर पॉइंट हम सेलेक्ट कर लेते हैं ऐसे, और इसको मैं बंद कर दूं और यहाँ पे आके जी पहले तो मैं इसको हटा देता हूँ गाइडलाइन को, और यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया और शिफ्ट की प्रेस करते हुए इस एंगल पॉइंट को भी अब इसको नीचे की तरफ करेंगे, 1 2, तो कुछ इस तरह से हमें एक मिल जाता है। राइट। सो इतना होने के बाद जी अब हम आ जाते हैं फ्रंट साइड में। अब फ्रंट साइड कौन सा होता है जी, ये हो गया जी हमारा फ्रंट साइड। ठीक है जी। तो फ्रंट साइड में आएंगे, इसको डुप्लीकेट करेंगे, इसकी डुप्लीकेट करते हुए इसको यहाँ पे लगा देंगे, तो ये हो गया जी हमारा फ्रंट साइड। राइट। सो इतना होने के बाद जी और आगे बढ़ते हैं और अब हम टॉप पार्ट क्रिएट करेंगे। टॉप पार्ट कौन सा होता है जी, टॉप पार्ट होता है जी ये वाला। ठीक है जी। पर याद रखिए इस टॉप पार्ट को थोड़ा सा छोटा रखना पड़ेगा ताकि ये इसके अंदर आ सके। इसके अंदर आने के लिए इसको थोड़ा सा नीचे वाले से छोटा रखना पड़ता है, वरना एक दूसरे के साथ टकरा जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, ये बंद ही नहीं होगा। तो उसके लिए मैं ये करूंगा जी, पहले तो मैं इस वाले पार्ट का एक डुप्लीकेट करूंगा और इसको ऊपर की तरफ लेके जाऊंगा ऐसे करके। ठीक है जी। अब इसको विड्थ और हाइट से थोड़ा सा छोटा कर देंगे। अब डिपेंड करता है आप कितना बड़ा कितना छोटा बॉक्स बना रहे हो। इतने बड़े बॉक्स के लिए 0.2 सेंटीमीटर विड्थ में और 0.2 सेंटीमीटर हाइट में इतना काफी होता है। तो सेलेक्ट मैं कर रहा हूं और ट्रांसफॉर्म के पैनल में जाऊंगा। पहले तो बीच में लगाऊंगा इसका रेफरेंस पॉइंट और यहाँ पे मैं करूंगा जी माइनस कर देते हैं, जैसे कि मैं कर रहा हूँ माइनस 0.2 सेंटीमीटर। ठीक है जी, ये हो गया जी विड्थ में, और यहाँ पे आएंगे माइनस 0.2 सेंटीमीटर हाइट में। ठीक है जी, मैं आपको दिखा दूं, ये लीजिए जी। ठीक है जी। अब मैं इसको उठाकर इसको सही जगह लगा दूं। पहले तो शिफ्ट की प्रेस करूंगा और इसको सही जगह इसके साथ लगा दूंगा। चाहो तो इसके साथ अलाइन भी कर सकते हैं, तो कुछ इस तरह से अलाइन हो गया। ठीक है जी, थोड़ा सा छोटा आपको लग रहा होगा क्योंकि हमने छोटा किया है इसको। अब इसके साथ भी आएगा जी इसका लेफ्ट फ्लिप लॉक। ठीक है जी। तो लेफ्ट फ्लिप लॉक के लिए जी इसी का ही एक कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे, कंट्रोल एफ से फ्रंट में ही पेस्ट कर देंगे और इसका लेफ्ट की तरफ लगाएंगे रेफरेंस पॉइंट और फ्लिप कर देंगे। ठीक है जी। फिर से मैं यहाँ से रूलर ले रहा हूँ और यहाँ से गाइडलाइन लेके और इसको इसके बराबर रखेंगे। ठीक है जी, इसके बराबर हमने रख दिया। सेलेक्ट करेंगे और इसको यहाँ से पकड़ के इसको इस गाइडलाइन के ऊपर लेके आएंगे। ठीक है जी, कुछ ऐसा हो गया। अब इस गाइडलाइन की जरूरत नहीं है, इसको तो मैं कर रहा हूँ डिलीट, और इसको थोड़ा सा कर्व बनाएंगे। कर्व बनाने के लिए जी मैं यहाँ से सेलेक्ट करूंगा और यहाँ से भी इस एंकर पॉइंट को सेलेक्ट कर लेंगे। आप कितना कर्व बनाना चाहते हो वो डिपेंड आप पे करता है। तो मैं इसको 2 या 3 सेंटीमीटर, मैं 3 सेंटीमीटर कर रहा हूँ इसको, तो कुछ इस तरह से। ठीक है जी, ऐसे भी कर सकते हो, या फिर एक काम ये करेंगे कि मैं एक तरीका और है, कुछ लोग ये करते हैं कि इसको थोड़ा सा मूव कर लेते हैं अंदर की तरफ। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है जी,
इसको 10 टाइम्स मैंने अंदर की तरफ मूव किया, यानी कि जितनी बार मैं मूव कर रहा हूँ 0.1 सेंटीमीटर मूव हो रहा है। ठीक है जी, ऐसे ही इसको भी करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दोनों को सेलेक्ट करके आप इसको राउंडेड कर सकते हो, तो 2 सेंटीमीटर मैं इसको कर देता हूँ, या फिर 3 सेंटीमीटर भी हम कर सकते हैं, कुछ इस तरह से। ठीक है जी। अब ये करने का फायदा ये होता है कि जी ये वाला दूसरे पार्ट के साथ ये डिस्टर्ब नहीं होता है, ये बंद करने में और खोलने में डिस्टर्ब नहीं करते हैं। ठीक है जी। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं जी टॉप फ्रंट पार्ट में। अब ये टॉप फ्रंट पार्ट कौन सा होता है? टॉप फ्रंट पार्ट जी इसको कहते हैं। ये आ गया जी टॉप फ्रंट पार्ट और उसका लेफ्ट फ्लिप लॉक। ठीक है जी। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं और इसका हम करेंगे कॉपी, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ और ऊपर की तरफ रेफरेंस पॉइंट और इसको फ्लिप कर देंगे कुछ इस तरह से। ठीक है जी। सेलेक्ट करेंगे और इसको साइज ले लेते हैं। इसके हाइट में आकर पहले तो रेफरेंस पॉइंट लगाएंगे नीचे की तरफ और इसका साइज ले लेंगे हम 6। ठीक है जी, ऐसा हो गया। अब आ जाते हैं जी इसके फ्लिप लॉक की तरफ, लेफ्ट फ्लिप लॉक। तो इसी का ही सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल सी कंट्रोल एफ और इसको कर देंगे जी लेफ्ट की तरफ फ्लिप ऐसे, और यहाँ से जी रूलर ले लेंगे, रूलर से हम एक गाइडलाइन लेके यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, और इसको लगा लेंगे जी इसके बराबर इस तरह से। ठीक है जी, इतना होने के बाद गाइडलाइन की काम खत्म, गाइडलाइन को हटा देते हैं। तो इतना होने के बाद जी मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ले लिया मैंने, और यहाँ से मैं एक एंकर पॉइंट सेलेक्ट करके थोड़ा सा मैं इसको राउंडेड कर देता हूँ इस तरह से, और यहाँ से भी थोड़ा सा इस तरह से एक शेप हमें मिल जाता है। इस तरह से शेप रखते हैं ताकि ये आसानी के साथ, देखिए ये वाला आपको गैप दिख रहा है, इस गैप में आसानी से ये चला भी जाए, यानी जब वो ये लॉक होगा, ये ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, ये आसानी से लॉक भी हो जाता है और खोलते टाइम आसानी से खुल भी जाता है। तो कुछ इस तरह से बनाया जाता है इसको ताकि ये आसानी से बंद भी हो जाए और खुल भी जाए। ठीक है जी, तो इतना हो गया जी, ये हमारा एक साइड का पार्ट हो गया सारा क्रिएट। अब हम दूसरी साइड में जाएंगे इसी का ही कॉपी लेके, तो यहां से हम सेलेक्ट करेंगे इन सबको, साथ में सेलेक्ट करेंगे इन लॉक्स को। ठीक है जी, इतना होने के बाद जी मैं इसका डुप्लीकेट करूंगा यू और इस तरफ लेके आऊंगा, कंट्रोल जी से मैं ग्रुप करूंगा और यहां से मैं इसको फ्लिप कर दूंगा। पहले तो मैं सेंटर में लगाऊं रेफरेंस पॉइंट, और ये हो गया जी फ्लिप। अब देखिए मैं इसको थोड़ा सा जूम करके शिफ्ट की प्रेस करूंगा और यहां से इसको पकड़ के इसके ऊपर लाके छोड़ दूंगा। ठीक है जी, परफेक्ट। सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल शिफ्ट जी से अनग्रुप कर देंगे इसको। ये हो गया जी हमारा बॉक्स का लेआउट क्रिएट। पर रुको रुको, अभी बहुत कुछ बाकी है, ब्लीड भी है, अभी तो क्रीज लाइन भी है, अभी बहुत कुछ है। ठीक है, छोटी छोटी और भी कई सारी चीजें मैं बीच बीच में बताता रहता हूँ, वीडियो को जरूर पूरा देखना। अब देखिए एक काम ये करेंगे जी, कंट्रोल जी से मैं पहले इसको ग्रुप कर दूं, कंट्रोल जी से ग्रुप करके मैं इसको अलाइन करूंगा आर्टबोर्ड के बीच में। अलाइन टू आर्टबोर्ड में जाएंगे, अलाइन टू आर्टबोर्ड करेंगे और इसको अलाइन कर देंगे बीच में। ठीक है जी, ये हो गया जी अलाइन। आर्टबोर्ड को भी छोटा बड़ा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, लेकिन बहुत ज्यादा छोटा नहीं करना है क्योंकि ब्लीड भी हमें चाहिए, थोड़ा सा हमने बड़ा रखना होता है, इतना बड़ा। ठीक है जी, इतना होने के बाद जी वापस से सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट जी से अनग्रुप कर देंगे। अब आ जाएंगे जी लेयर में, लेयर में एक न्यू लेयर क्रिएट करेंगे और न्यू लेयर का नाम क्रीज लाइन रखेंगे, क्योंकि हम सबसे पहले क्रीज लाइन को ही क्रिएट करते हैं। क्रीज लाइन क्या चीज होती है, जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं जी। क्रीज लाइन एक मार्किंग होती है जहां से हमें फोल्ड करना होता है। अब हम नहीं करते हैं फोल्ड, वो जिनका काम होता है, जो बॉक्स बनाते हैं वो फोल्ड करते हैं। तो कटिंग भी वही करते हैं, फोल्ड भी वही करते हैं। ये जहां जहां से आपको फोल्ड नजर आ रहा है, ये क्रीज लाइन की वजह से। उनको नहीं पता है कि फोल्ड कहाँ से आपने करवाना है, तो आपने एक मार्किंग करके देना होता है ताकि उनको पता रहे कि कहाँ कहाँ से उनको फोल्ड करना है। ठीक है जी, ये मशीनों से किया जाता है, पहले के जमाने में हाथों से किया जाता था। तो मैं इन सबको सेलेक्ट नहीं करूंगा। देखिए क्रीज लाइन कौन से होते हैं, क्रीज लाइन हमेशा अंदर वाले लाइन होते हैं, ये जो अंदर आ रहे हैं लाइन। ठीक है जी, बाहर के बॉर्डर वाले लाइन को आपने सेलेक्ट नहीं करना है। तो यहाँ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेंगे
और सेलेक्ट करेंगे अंदर के लाइन को। देखिए पहले तो शिफ्ट की प्रेस करेंगे और इस तरह से हमें सेलेक्ट करना है, ठीक है, ऐसे, और फिर इस तरह से, ठीक है, फिर इनको भी सेलेक्ट करना है। तो यहाँ से सेलेक्ट करते हुए नीचे तक जाएंगे हम, और फिर यहाँ से सेलेक्ट करते हैं यू आएंगे, ठीक है। अब यू सेलेक्ट करते हुए ऊपर की तरफ जाएंगे और ये हो गया जी सेलेक्ट हमारा। अब सेलेक्ट करके इसको कर देंगे कॉपी, एडिट में जाके कॉपी करेंगे और क्रीज लाइन वाला हमारा लेयर को सेलेक्ट करेंगे, एडिट में जाके पेस्टिंग प्लेस कर देंगे, ठीक है। अब चाहो तो कलर भी आप चेंज कर सकते हो। मैं इसका कलर चेंज करने के लिए मैं HSB ले रहा हूँ, क्योंकि मैं इसको प्रिंट नहीं करूंगा। अगर आप प्रिंटिंग में ले जा रहे हो उसको तो याद रखना CMY के कलर ही यूज करना, कोई दूसरा मोड यूज मत करना, ठीक है। तो मैं इसको ब्लू कर देता हूँ, ये मैं आपको दिखाऊं जी, ये हो गया जी ब्लू। चाहो तो आप डैश लाइन का भी यूज कर सकते हो। स्ट्रोक के पैनल में जाएंगे और डैश लाइन को ले लेंगे। डैश लाइन का साइज छोटा बड़ा आप कर सकते हो। मैं 5 पॉइंट ले रहा हूं, तो ये आ गया जी 5 पॉइंट, 5 पॉइंट का डैश लाइन, ठीक है जी। अब थोड़ी देर के लिए मैं इस क्रीज लाइन वाले लेयर को हाइड कर रहा हूँ। ऑलराइट, तो इतना होने के बाद जी अब हम क्रीज लाइन के बाद ब्लीड क्रिएट करेंगे, ठीक है जी। तो ब्लीड के लिए एक न्यू लेयर मैं ले रहा हूँ और नेम दूंगा ब्लीड, ब्लीड, ठीक है जी। अब ब्लीड के लिए कंट्रोल A से ऑल सेलेक्ट करेंगे सभी को और डी सेलेक्ट करेंगे इस लॉक को, ठीक है। 2 लॉक इधर है, 2 लॉक उस तरफ भी है, तो शिफ्ट की प्रेस कर लीजिए और इस पे एक एक बार क्लिक कर दीजिए, ठीक है जी, ऐसे यूं और यूं, ठीक है जी। वीडियो को जरूर पूरा देखना। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आएगी उसको फिक्स कैसे किया जाता है, उसको ठीक कैसे किया जाता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। एक छोटी सी प्रॉब्लम आएगी इसमें, मुझे पता है पर आपको नहीं पता लगा होगा। देखिए अब हमने करना क्या है, पाथ फाइंडर में जाके इसको यूनाइट कर देंगे, ठीक है। अब देखिए जैसे हम यूनाइट करते हैं तो यहाँ पे देख रहे हैं एक पार्ट ये यूनाइट नहीं हुआ है, ठीक है। ये मुझे पता था, मैंने जान के किया है ताकि आपको समझा सकूं कि ये ज्यादातर सब्सक्राइबर को प्रॉब्लम ऐसी ही आती है। सर हम यूनाइट कर रहे हैं पर यूनाइट हो नहीं रहा है, पर वो दिखने में सही लग रहा है, जुड़ा हुआ है, कंट्रोल वाई से हमने चेक भी कर लिया है, तब भी वो नहीं यूनाइट हो रहा है। तो मैं अभी आपको दिखा देता हूं। देखिए मैं जूम करके आपको दिखाऊं, ये देखिए बिल्कुल सही जगह ये जुड़ा हुआ है। कंट्रोल वाई से अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए वायर फ्रेम में भी ये सही बता रहा है, पर एक्चुअल में ये सही नहीं है। कंट्रोल वाई से वापस स्ट्रोक में जा रहा हूं। अब इसको सही करने का एक तरीका है। देखिए प्रॉब्लम इधर वाले में है, ठीक है, राइट वाले में है। लेफ्ट वाला जो है वो बिल्कुल सही जगह पे है, क्योंकि सबसे लास्ट में हमने इस वाले पार्ट को लगाया था, तो प्रॉब्लम इसी में आएगी। अब इसको सही कैसे करना है, देखिए सही करने के लिए इसी को सेलेक्ट करेंगे और अब जाएंगे हम रेफरेंस पॉइंट में। रेफरेंस पॉइंट हम रखेंगे लेफ्ट की तरफ और फ्लिप कर देंगे इसको लेफ्ट में, ठीक है जी। अब थोड़ा सा मैं जूम करके आपको दिखाऊं। अब देखिए दोनों को सेलेक्ट करेंगे इस तरह से और ये वाला जो सही था उस पर एक बार और क्लिक करेंगे, उसको कर देंगे मास्टर। मास्टर करने के बाद वापस हम जाएंगे अलाइन के पैनल में। अलाइन के पैनल में जाकर इसको राइट अलाइन करेंगे। हालांकि कुछ भी मूव होता हुआ आपको नहीं नजर आ रहा होगा, पर ये बिल्कुल सही हो चुका है। अब देखिए मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूं, वापस से सेलेक्ट करके और रेफरेंस पॉइंट में लगा रहा हूं राइट की तरफ और इसको फ्लिप कर दूंगा, ठीक है जी। अब मैं कंट्रोल A से ऑल सेलेक्ट कर रहा हूं और ये जो लॉक है इनको मैं डी सेलेक्ट कर देता हूं, इस तरफ और इस तरफ, ठीक है जी। अब वापस मैं जाऊंगा पाथ फाइंडर के पैनल पे और यूनाइट में इसको कर दूंगा। देखिए ये काफी मजेदार तरीके से यूनाइट हो गया। हालांकि गायब हो चुका है क्योंकि स्ट्रोक गायब हो गया। कंट्रोल A से ऑल सेलेक्ट कर रहा हूँ, ऑल सेलेक्ट करके मैं यहाँ पे ब्लैक कलर में स्ट्रोक में ले रहा हूँ, ठीक है जी। तो ये हो गया जी हमारा राइट। अब ये जो बाहर वाला साइड है, मैं एक चीज और दिखाऊं, जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए हर एक पार्ट इसमें क्लोज है। एक बात याद रखिए, जब भी आप इस तरह की चीजें बनाएंगे थोड़ा सा जूम करके जरूर देखिए ऐसी जगह में जहाँ पे नेरो जगह है, मतलब बिल्कुल पतली सी जगह है, उन जगहों पर एक बार नजर जरूर दौड़ा लीजिए। क्योंकि अगर इसको चेक करने का एक तरीका मैं बताता हूँ। सेलेक्ट कीजिए और फिल को सेलेक्ट कीजिए और कोई भी कलर फिल कर दीजिए। अगर फिल हो जाता है तो इसका मतलब बिल्कुल आपका जो पाथ है वो क्लोज पाथ है, ठीक है, ओपन पाथ नहीं है, ओपन पाथ नहीं होना चाहिए, ठीक है जी।
तो अब मैं क्या करूंगा, इसको सेलेक्ट करूंगा और ऑब्जेक्ट में जाएंगे, पाथ में जाएंगे, ऑफसेट पाथ ले लेंगे। प्रीव्यू को मैं ऑन कर रहा हूं और सेंटीमीटर में हमने लिया है तो 0.3 सेंटीमीटर में लूंगा। और ये लीजिए जी 0.3 सेंटीमीटर में हमारा ब्लीड भी आ गया। इसका कलर मैं चेंज कर दूं तो ये आ गया जी ब्लीड। अब ब्लीड को करेंगे जी यहाँ से कट। तो कट करने के लिए एडिट में जा रहा हूँ, कट मैंने कर दिया है। तो ये लीजिए जी हमारा कट हो गया है। कट होने के बाद वापस मैं लेयर में आ रहा हूँ और ये जो ब्लीड वाला हमारा लेयर है उसको सेलेक्ट करके एडिट में जाएंगे, पेस्ट इन प्लेस कर देंगे। तो ये लीजिए जी आ गया इसके अंदर। इसको भी मैं हाइड कर रहा हूँ। अब जो नीचे वाला जो हमारा लेयर है, ठीक है जी, ये वाला, ठीक है, इसका नेम हम चेंज कर देंगे। तो इसका नेम रख रहा हूं मैं डाई लाइन, ठीक है जी। तो ये हो गया जी डाई लाइन। डाई लाइन को ऑर्डर में रखना है तो इसको ऑर्डर में सबसे ऊपर रखना होता है, ब्लीड को सबसे नीचे रखना होता है, क्रीज लाइन बीच में कहीं रहेगा, ठीक है। अब सबको मैं शो कर दूं तो आपको नजर में आएगा। अच्छा एक चीज और, डाई लाइन और ब्लीड या फिर क्रीज लाइन तीनों को मैं सेलेक्ट कर रहा हूं। प्रॉपर्टी में जाऊंगा, यहाँ पे स्ट्रोक में सेलेक्ट करूंगा, स्ट्रोक को ले लेंगे 0.5 पॉइंट में, ठीक है जी। इस पे जरूर रखना है, ज्यादा मोटा बिल्कुल मत दीजिए। और एक और चीज मैं बता दूं कि जो डाई लाइन होता है उसको ब्लैक में ही रखना होता है, किसी और कलर में मत भेजना क्योंकि वो डाई बनने के लिए जाता है, ठीक है। जिनको नहीं पता मैं बता दूं कि इस तरह का जो शेप है, ये जो बॉक्स का जो शेप आ रहा है ये डाई बनता है। ये जो ब्लैक वाला हमने क्रिएट किया है इससे बनता है जी डाई। इसको अलग से देना पड़ता है अपनी क्लाइंट को, वो देगा डाई। जहां डाई बनता है वहां पे डाई बनेगा। डाई होता है वो कटिंग डाई, उसे कटिंग मशीन में लगाया जाता है और फिर उससे पेपर की कटिंग किया जाता है, ठीक है। और फिर इस तरह का एक आपको शेप बन के आ जाएगा, फिर फोल्ड करके उसको बॉक्स में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है जी। तो आई होप इतना आप समझ गए होंगे। तो ये है जी एक बड़ा सा हार्डवेयर के लिए बॉक्स। नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना, थोड़ा सा वेट कर लेना, कुछ दिनों में एक नेक्स्ट वीडियो भी लेके आऊंगा। इसी लेआउट को ले जाकर हम डिजाइन भी करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको जरूर से पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। किसी भी तरह का क्वेश्चन इस वीडियो से रिलेटेड आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगले पैकेजिंग डिजाइन की ट्यूटोरियल लिए इलस्ट्रेटर में फिर से मैं आऊंगा एक और नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।